हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर अगेन। हम आए हैं नई वीडियो की सीरीज के साथ जो कि है क्लास 11th के लिए, जिसके अंदर केवल और केवल 5 वीडियोस है जो कि कवर करेगा आपके पूरे के पूरे सिलेबस को। अगर आपने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है तो आप अभी से भी इन 5 वीडियोस को देख के पूरा का पूरा सिलेबस को कवर कर सकते हो और एग्जाम से जस्ट पहले देख के अच्छा स्कोर करने के लिए भी तैयारी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं 3 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, हर पॉइंट पे जहां पे भी आपको लगे कि यहाँ पे और थोड़ा डिटेल डिस्कशन होना चाहिए था तो उसी के ऊपर आपको दिखेगा एक आई बटन, वहां उस आई बटन पे क्लिक करिए। जो पुरानी वीडियोस है वो वहां तक ड्रैग करके लेके जाएगा और आप वहां से पूरा डिटेल्ड कंटेंट डिस्कशन जो ऑलरेडी हो रखा है उन वीडियोस को आप देख पाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर बहुत बेसिक से, जो कि है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन का मतलब समझा जाए तो फिजिकल एजुकेशन 2 वर्ड्स का कॉम्पोजिशन है, फिजिकल एंड एजुकेशन। फिजिकल का मतलब केवल और केवल हमारी बॉडी फिजिक नहीं होता, इसके अंदर बाकी चीजें भी आती है, जैसे कि हमारे बॉडीली फंक्शंस, जो हमारी बॉडी फंक्शंस कहती है, जैसे कि सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन और भी बहुत सारी चीजें। तो फिजिकल के अंदर इंक्लूड होने वाले हमारे बॉडी के फंक्शंस और साथ ही साथ बॉडीली इफेक्टिवनेस। यहाँ पे हमारी बात होगी हमारे बॉडी कितना इफेक्टिवली काम करेगा, कितना अच्छे तरीके से काम करेगा, जैसे कि हमारे मसल्स का वर्क करना। ठीक है, और एजुकेशन के बारे में हम सभी जानते हैं। एजुकेशन क्या है? एक सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन है, एक ट्रेनिंग है जो कि हम टाइम टू टाइम करते हैं और ये प्रोसेस कभी खत्म नहीं होने वाला। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डेफिनेशन जो दी है हमें जेबी नैश ने। उन्होंने बोला फिजिकल एजुकेशन इज दैट फेज ऑफ होल फील्ड ऑफ एजुकेशन दैट डील विद बिग मसल एक्टिविटीज एंड देयर रिलेटेड रिस्पॉन्सेस। यानी फिजिकल एजुकेशन वो फील्ड है जो कि हमें बताएगा कि हमारी मसल की एक्टिविटीज कैसी होती है और उन एक्टिविटीज से करने के बाद जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उनके साथ में कैसे डील करूं, ये सब कुछ जानेंगे हम फिजिकल एजुकेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी क्या एम है फिजिकल एजुकेशन का। तो अगर एम के बारे में बात करूं, फिजिकल एजुकेशन का एक सिंपल सा एम है कि हर एक बच्चे को उसको फिजिकल फिट करना, उसको मेंटली स्ट्रांग करना और उसको इमोशनली फिट भी करना। तो फिजिकल एजुकेशन केवल और केवल फिजिकली फिटनेस के साथ डील नहीं करेगा, बल्कि वो फिट करेगा उसको तीनों एस्पेक्ट के साथ, फिजिकली भी, मेंटली भी एंड इमोशनली भी। ठीक है, साथ ही साथ वो उसके अंदर कुछ ऐसी सोशल क्वालिटीज को डेवलप करेगा जिससे वो खुशी से अपना जीवन गुजार सके और एक अच्छा नागरिक बन के अपना जीवन में आनंद ले सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो उन एम्स को अचीव करने के लिए हमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना पड़ेगा। पहले तो हमारे ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट फिजिकल डेवलपमेंट, यानी हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होना। फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आता है प्रॉपर फंक्शनल ऑर्गन्स का होना। ठीक है, हमारा हार्मोनल बैलेंस ठीक होना, जिससे हमारा सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे अच्छी तरीके से वर्क करें ताकि हमारा साइज बढ़ना, हमारा शेप बढ़ना, हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होना, वो सब कुछ हो पाए। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर तभी हम कर पाएंगे जब हम फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट। न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट में हमारा जो फिजिकल एजुकेशन है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज करने की वजह से हमारा जो सिग्नल पैटर्न है वो बहुत अच्छा हो जाता है, जिससे हम कम एनर्जी को यूज करके ज्यादा देर तक काम कर पाएंगे। हमारा फटीग लेवल जो होगा वो कम हो पाएगा और हमारी एफिशिएंसी और ज्यादा बढ़ के आएगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आता है इसके अंदर मेंटल डेवलपमेंट। जो फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उनको जनरली बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के साथ फेस करना पड़ता है। तो कई बार ऐसे इमोशंस आते हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते,
ठीक है, हमें कई सारे बैड इमोशंस को फेस करना पड़ता है और कई बार बहुत अच्छे इमोशंस भी आते हैं। ठीक है, तो हमारा सबको मेंटेन करके रखना ये काम है हमारे मेंटल डेवलपमेंट में। ये हमारा अलर्टनेस बढ़ाएगा, हमारे कंसंट्रेशन को इंप्रूव करेगा और साथ ही साथ हम कैसे अच्छे से अच्छी मूवमेंट लाए, कैलकुलेटेड मूवमेंट्स करें और कम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को कंजर्व करें। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर सोशल डेवलपमेंट। हमारा सोशल डेवलपमेंट करना यानी हमें हमारे फुल पोटेंशियल तक पहुंचाना, ये काम है हमारे फिजिकल एजुकेशन का, ये काम है हमारे फिजिकल एक्टिविटीज के करने का। ठीक है, ये हमें बहुत सारे ह्यूमन रिलेशन को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि कोऑपरेशन, हमारा स्पोर्ट्समैनशिप का होना, हमारा टॉलरेंस, हमारी सिंपैथी, ये सारे के सारे बिहेवियर जो है वो हमारे सोशल डेवलपमेंट में होता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है इसके अंदर हमारे गुड पर्सनल हैबिट्स डेवलप करने में हेल्प करता है। अगर कोई रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करता है तो वो बाउंडेड रहता है कि रोज मुझे ये करना है, मुझे रोज रनिंग करनी है। तो ये सारी जो अच्छी हैबिट्स है, जो हमारा टाइम वेस्ट करते हैं, हम उस टाइम वेस्ट को कम करना, उसको फिजिकल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व करना, ये सारी चीजें हमारे करने में हेल्प करेगा हमारा फिजिकल एक्टिविटीज बाय द वे ऑफ फिजिकल एजुकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं करियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन। क्या करियर ऑप्शंस है अगर आप फिजिकल एजुकेशन को आगे भी कंटिन्यू करते हो 12th के बाद भी। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप है हमारी जनरेशन के अंदर, पुरानी जनरेशन के अंदर खासकर, कि बोला जाता है पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो ये जो स्टीरियोटाइप है आज मैं इसको तोड़ना चाहूंगा। खेलने कूदने से भी हम बहुत बड़े नवाब बन सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं फिजिकल एजुकेशन के अगर आप आगे कंटिन्यू करोगे तो क्या क्या ऑप्शंस है। अगर आप कोचिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है कि दूसरों को ट्रेन करवाना, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड करियर के अंदर जा सकते हैं, जिसके अंदर आपको लोगों को एडमिनिस्ट्रेट करना पड़ेगा कि किस तरीके से प्रोसीजर्स बनाई जाए, किस तरीके से प्रोग्राम्स को डिजाइन किया जाए ताकि बेटर से बेटर ऑप्शंस निकल के आ पाए दूसरे लोगों के लिए भी। आगे आता है फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आप जा सकते हैं, जहां पे आप दूसरों को पढ़ाओगे कि कैसे प्रोग्राम को बनाना है और भी चीजें। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अंदर, इंडस्ट्रियल क्रिएशन के अंदर, स्पोर्ट्स फैसिलिटी मैनेजमेंट के अंदर यानी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के अंदर जो जाते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन है कोचिंग रिलेटेड करियर्स में। अगर मैं बात करूं टीचिंग रिलेटेड करियर, जो कि आज आप तक देखते आ रहे हो, जो कि आपके होते हैं स्कूल के अंदर पीई टीचर्स। ठीक है, वो एलिमेंट्री लेवल पे पढ़ा सकते हैं यानी बहुत छोटे बच्चों को, मिडिल स्कूल लेवल पे, हायर स्कूल लेवल पे या हायर सीनियर सेकेंडरी लेवल पे, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल्स पे भी। तो अलग अलग टीचिंग रिलेटेड करियर्स के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जैसे कि अगर आप स्कूल्स में पढ़ाना चाहते हैं तो आपको बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन चाहिए। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। करियर इन कम्युनिकेशन एंड मीडिया, जो भी हमने जितने भी गेम्स देख रहे हैं, ठीक है, कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो इनको जर्नलाइज कर रहा है, तो जर्नलिज्म के आपके अंदर बहुत बड़ा ऑप्शन है। अगर कोई फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है, अगर फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है तो वो स्पोर्ट्स फोटोग्राफी को एज अ सेपरेट भी चूज कर सकता है, जहां पे एथलीट्स की फोटो लेना, एक पर्टिकुलर गेम की फोटो लेना, किस एंगल पे लेना, वो सबको डिसाइड करना। बुक पब्लिकेशन, जो लिखने के शौकीन है वो फिजिकल एजुकेशन में अपना करियर बना सकते हैं। और साथ ही साथ स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग, बड़े बड़े चैनल जैसे कि ESPN, 10 स्पोर्ट, ये सारे के सारे अपना ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू इतने अमीर हो गए हैं। ठीक है, तो ब्रॉडकास्टिंग पे कैसे आए? विदाउट स्पोर्ट्स क्या ये आ सकते थे? नहीं आ सकते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हेल्थ रिलेटेड करियर्स। तो हेल्थ रिलेटेड करियर्स में हमारे पास है हेल्थ क्लब्स, जैसे कि जिम्स हो गए, ठीक है, और भी बहुत सारे हेल्थ सेंटर्स होते हैं। एथलेटिक ट्रेनिंग सेंटर्स, जहां पे हम डिफरेंट ट्रेनिंग्स कर सकते हैं। तो ये अगर आप अपनी खुद की फैसिलिटेशन बनाना चाहते हैं तो ये भी बना सकते हैं। और साथ ही साथ लास्ट आता है परफॉर्मेंस रिलेटेड करियर, अपना खुद का एक प्रोफेशनल एथलीट खुद बनना। ठीक है, यानी खुद रोनाल्डो बनना, खुद मेसी बनना। तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है आपके लिए फिजिकल एजुकेशन को अगर आप चूज करते हो। साथ ही साथ एज अ ऑफिशियल बनना, जो कि स्कोर शीट को मेंटेन करेंगे, जो कि बाकी चीजों को एसेस करेंगे कि सही से इवेंट मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल है आप सभी के लिए।
आगे हमारे पास खेलो इंडिया प्रोग्राम। खेलो इंडिया प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम था जो कि लॉन्च हुआ था 2018 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, जो कि हमारे स्पोर्ट्स सेक्शन को पूरा मेंटेन करती है। इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी होती है, अगर कोई खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंदर आना चाहता है तो केवल 2 ही कैटेगरीज है। अंडर 17 में आ सकता है वो, और साथ ही साथ वो अंडर 21 में आ सकता है। ठीक है, जो खेलो इंडिया प्रोग्राम था वो किस लिए आया था? वो जनरली आया था, हमारे लॉन्च किया था हमारी गवर्नमेंट ने फॉर 200 मिलियन चिल्ड्रन को कवर कर रहा था ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप फ्रॉम 10 to 18 ईयर्स। ठीक है, जो कि पूरे के पूरे फिजिकल ड्राइव पे चले जाएंगे अगर खेलो इंडिया प्रोग्राम को अगर वो फॉलो करते। साथ ही साथ पैन इंडिया स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप स्कीम, ये प्रोग्राम जो था इसके अंदर फॉल करता था, जिससे थाउजेंड्स ऑफ एथलीट्स को हर साल बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे और एक अच्छी स्कॉलरशिप के थ्रू वो अपना करियर को डेवलप कर सकते थे। ठीक है, सेलेक्टेड एथलीट्स टू गेट स्कॉलरशिप ऑफ 5 लाख रुपीज पर ईयर फॉर 8 ईयर्स, यानी हर साल उसको 5 लाख रुपए मिलेंगे आने वाले 8 सालों तक। ठीक है, तो टोटल 40 लाख रुपए कमाने का ऑप्शन था अगर आप इस प्रोग्राम के अंदर फॉल करते हो और अच्छा तरीके से खेलते हो तो। ठीक है, ये जो प्रोग्राम था वो प्रमोट किया गया यूनिवर्सिटीज के अंदर थ्रू आउट द कंट्री और भी बहुत सारे स्पोर्टिंग हब्स के अंदर, ताकि अच्छे से अच्छा तरीके से प्रोग्राम को चलाया जा सके। और इसी प्रोग्राम को पूरा करने के लिए एलोकेट किए गए 1756 करोड़ रुपीस। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था जो कि पूरा का पूरा स्पोर्ट को बहुत ज्यादा प्रिविलेज देने वाला था, पूरे फिजिकल एजुकेशन को बहुत ज्यादा सपोर्ट देने वाला था। ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 और यहां पे होता है चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। तो गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और पहुंचाते हैं इसको चैप्टर नंबर 2 पे, जिसका नाम है ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन। ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन के अंदर हम सबसे पहले जानेंगे ओलंपिक्स के बारे में, पैरालंपिक्स के बारे में और स्पेशल ओलंपिक्स के बारे में। जो ओलंपिक गेम्स है ये एक लीडिंग इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट है जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है समर और विंटर गेम को फीचर करते हुए। ठीक है, जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ एथलीट जो है बहुत सारे नेशन 200 प्लस नेशन से पार्टिसिपेट करते हैं और आते हैं। ठीक है, ये हर 4 साल में मनाया जाता है, जिसके अंदर समर और विंटर गेम्स होते हैं हर 2 साल पे। अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की, ओलंपिक्स की हिस्ट्री की, तो ये फर्स्ट टाइम जो था वो ग्रीस ने होस्ट किया था अप्रैल 1896 के अंदर, जहां पे 14 प्लस नेशंस आया था और टोटल केवल 241 एथलीट्स आए थे जो कि सारे मेल्स थे। ठीक है, उन्होंने 9 स्पोर्ट्स के अंदर 43 इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट किया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पैरालंपिक्स और स्पेशल ओलंपिक्स की। पैरालंपिक्स के जो जाबाज खिलाड़ी हैं, मैं उनको जाबाज इसलिए बोलता हूं क्योंकि पैरालंपिक्स में जो खेलते हैं वो एथलीट्स वो होते हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ डिसेबिलिटीज होती है या वो डिफरेंटली एबल्स होते हैं। ठीक है, इनका गेम भी समर और विंटर के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। डिसेबिलिटी होने के बाद भी वो इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं, इतने अच्छे तरीके से खेलते हैं जितना कि एक नॉर्मल पर्सन भी नहीं खेल सकता। ये इतने हाईली मोटिवेटेड है जितना कोई नहीं हो सकता। ठीक है, ये जो फर्स्ट टाइम था वो हेल्ड किया गया था 1960 में रोम के अंदर, और इसको हैंडल करने के लिए एक अलग से कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, और यही रिस्पॉन्सिबल थे सारे के सारे पैरालंपिक्स इवेंट्स को मैनेज करने में। ओके, आगे आते हैं दूसरे जाबाज लोग जिनका नाम है स्पेशल ओलंपिक्स। ये आया था उन लोगों के लिए जो कि डील करते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज पे। ठीक है, जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का प्रॉब्लम है, ये उन एथलीट्स के लिए था ताकि उनको भी एंगेज किया जाए और उनको सोसाइटी से अलग होने से बचाया जाए। ठीक है, ये जो फर्स्ट टाइम था इनकॉर्पोरेट हुआ था अगस्त 1968 के अंदर वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में। चलिए आगे बात करते हैं हम ओलंपिक सिंबल्स के बारे में। ओलंपिक सिंबल्स के अगर मैं बारे में बताऊं तो सबसे पहला बात आती है ओलंपिक मोटो की। ठीक है, ओलंपिक मोटो क्या है? वो है CTS अल्टिस फोर्टिस, जिसका मतलब है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। ओके, अगर मैं बात करूं ओलंपिक फ्लैग की तो ओलंपिक फ्लैग सभी ने देखा है, वो 5 इंटरलॉकिंग रिंग्स होती है। वो अलग अलग 5 रिंग्स होती है जो कि डिनोट करती है हमारे डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को।
कौन से कॉन्टिनेंट होते हैं वो आप मुझे बताएंगे और कमेंट करेंगे नीचे इस वीडियो के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं हम ओलंपिक फ्लेम के बारे में। ओलंपिक फ्लेम की एक कथा है, वो क्या बताता है कि ये जहां जहां से गुजरेगा ये वहां पे फ्रेंडशिप का माहौल बनाएगा और फ्रेंडशिप को डिवोट करेगा। ठीक है, इस ओलंपिक फ्लेम को ओलंपिया के अंदर जलाया जाता है कई महीने पहले जब गेम होने वाले होते हैं। ठीक है, और इस फ्लेम को कैरी करके होस्ट सिटी तक लेके जाया जाता है जहां पे एक्चुअल में गेमिंग इवेंट या ओलंपिक्स होने वाले हैं। ठीक है, ये वो सारे कंट्रीज को रूट को फॉलो करेगा और सभी को मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा कि गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट किया जाए। ओके, चलिए आगे देखते हैं और बात करते हैं हम ओलंपिक ओथ की। ओलंपिक ओथ जो है वो लिखी थी हमारे बैरन डी कॉबर्टिन ने, जो कि ओथ है वो ली जाती है सारे एथलीट्स के द्वारा होस्ट नेशन के, और वो ओलंपिक फ्लैग को पकड़ के ये ओथ लेते हैं। जो ओथ है वो है ये। ठीक है, तो इस ओथ को आप रीड करोगे। ओके, चलिए आगे बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव, आइडियल्स एंड वैल्यू ऑफ ओलंपिज्म के बारे में। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्टिव के बारे में बताऊं कि ओलंपिक गेम्स को करवाना क्यों चाहिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ओलंपिक गेम जो है वो जनरेट करता है एक सेंस ऑफ लॉयलिटी, ब्रदरहुड एंड टीम स्पिरिट अमंग द पार्टिसिपेंट्स, कि उनके अंदर लॉयल्टी को जगाना, उनके ब्रदरहुड को यानी भाईचारे को दिखाना, एक टीम स्पिरिट में कैसे काम किया जाता है वो सिखाना। ठीक है, अच्छा ये जो है गेम अटेंशन खींचता है सारे के सारे वर्ल्ड कम्युनिटी की टुवर्ड्स फिजिकल एजुकेशन, कि फिजिकल एजुकेशन को इंपॉर्टेंस देना, अपनी हेल्थ को मेंटेन करना। ठीक है, तो ओलंपिक जो है वो सबको खींचता है, सब अट्रैक्शन पॉइंट है। टू डेवलप स्पिरिट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड गुडविल, रिमूव बैरियर्स ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड कलर, सारे धर्मों को, सारे रिलीजन को, कलर को, सबको इग्नोर करके सारे एक हार्मनी के साथ एक गेम के अंदर पार्टिसिपेट करना, ताकि खुद का फिटनेस भी मेंटेन कर पाए, दूसरों को भी इंस्पायर करे और अपने लिए एक अच्छी लिविंग बना पाए। ओके, चलिए आगे कहानी पढ़ते हैं हम ओलंपिक आइडियल्स की। ओलंपिक आइडियल्स क्या है? द इंपॉर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक्स इज नॉट टू विन बट टू टेक पार्ट इन द ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट। ठीक है, ओलंपिक का जो उद्देश्य था वो ये था कि जीतने से मतलब नहीं है। ठीक है, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखा दो, यही बात हो जाएगी। ठीक है, अच्छा वैल्यू ऑफ ओलंपिज्म के अंदर जो कहानी आती है वो आती है कि भाई गेम जो है वो एक फेयर प्ले होना चाहिए, यहाँ पे तुम भाईचारा दिखाओ। ठीक है, सॉलिडिटी होनी चाहिए, यहाँ पे कोई ड्रग्स या बैंड सब्सटेंसेस का यूज मत करो, बिल्कुल मत करो। फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी कास्ट, कोई भी क्रीड, कोई भी रिलीजन, कोई भी कलर यहाँ पे मैटर नहीं करता। ओके, तो यही है ओलंपिक्स और यही है वैल्यू ओलंपिज्म की। चलिए आगे की कहानी पहुंचाते हैं आईओसी और आईओए पे। आईओसी का मतलब है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और आईओए है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है, जो आईओसी है वो फॉर्म हुई थी जून 1894 में पेरिस के अंदर। ये जो है हमारी सुप्रीम अथॉरिटी है ओलंपिक मूवमेंट की, यानी हमारा जितना भी ओलंपिक होता है, समर गेम्स, विंटर गेम्स, उन सबको मैनेज करने का काम, उन सबको देखने का काम है हमारा आईओसी का, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। इसका जो मेन काम है वो है डेट और प्लेस डिसाइड करना ओलंपिक्स की, रूल्स को बनाना और रेगुलरली अपडेट करना, गेमिंग इवेंट्स को देखना, एक अच्छे एथिक्स को मेंटेन करके रखना, और ओलंपिक मूवमेंट जो कि भाईचारा वगैरह ये सब जो था उन सबको बनाए रखना। ये सारा काम है हमारा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। ठीक है, अब बात करते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। ये जो थी वो लेके आए थे सर दोराबजी टाटा 1927 के अंदर, और ये जो है काम करती है हमारे आईओसी के रेगुलेशंस के हिसाब से। ठीक है, आईओसी जो है वो वर्ल्ड वाइड लेवल पे काम करता है, जबकि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इनके रूल्स को फॉलो करवाने का काम करती है हमारे कंट्री के नेशन के अंदर। ठीक है, इसका जो मेन काम है और ऑब्जेक्टिव है वो है डेवलप एंड प्रमोट ओलंपिक मूवमेंट, ओलंपिक मूवमेंट को बनाए रखना और उनको प्रमोट करना, रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि आईओसी देती है उसको फॉलो करवाना। ठीक है, सारा के सारे मैटर्स के साथ डील करना जो कि हमारे कंट्री के अंदर होने वाले ओलंपिक्स के रिगार्डिंग। ठीक है,
लोगों को एनकरेज करना, फिजिकली, मॉरली और कल्चरली यूथ को एजुकेट करना, और डिफरेंट डिफरेंट एसोसिएशन को, स्पोर्ट्स फेडरेशंस को, नेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स को मेंटेन करना, मैनेज करना, ये सारा का सारा काम है हमारे IOA का। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 और यहां पे होता है चैप्टर 2 खत्म। चलो चलते हैं फिर चैप्टर नंबर 3 पे, जिसका नाम है फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस की। तो फिजिकल फिटनेस का अगर मैं मीनिंग समझाऊं वो क्या है, इट इज द कैपेसिटी टू डू रूटीन वर्क विदाउट एनी फटीग, यानी बिना थके हम अपना जो रूटीन वर्क है वो कर पाए, साथ ही साथ वो करने के बाद हमारे पास इतनी पावर हो कि हम बाद में और भी काम कर सके, ठीक है, और जो हमारी रिकवरी पीरियड हो वो भी क्विकर हो। तो अगर ये सब कुछ होता है तो मैं बोलूंगा एक पर्सन फिजिकली फिट है, ठीक है। एक पर्सन का फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, तो अगर इंपॉर्टेंस के बारे में बात करूं तो वो रिड्यूस करता है हमारे कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, हमारा हार्ट का, हमारे लंग्स का, ये जितना भी प्रॉब्लम होता है उसको दूर करने में हेल्प करेगा, ठीक है। हमारी बोन डेंसिटी को बढ़ाएगा, यानी बुढ़ापे में हमें दिक्कत नहीं आएगी, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा जिससे हमारी रिकवरी फास्ट रहेगी, हमारा एनर्जी, स्टेमिना, स्ट्रेंथ सब कुछ बूस्टअप रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ हम अपना जीवन जो है लंबे टाइम तक और स्ट्रांगली बिता सकेंगे, हमारा बॉडी फैट परसेंटेज जो है वो मेंटेन रहेगा। तो फिजिकल फिटनेस के अंदर वर्कआउट करने की वजह से, फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने की वजह से बहुत सारी हेल्प मिलती है हमें और बहुत सारे बेनिफिट्स भी है इसके। चलिए आगे देखते हैं और बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट जो है मीनिंग ऑफ वेलनेस। वेलनेस का मतलब क्या है? इट इज द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल बाय विच ही लीड्स अ बैलेंस लाइफ। एक बैलेंस लाइफ को किस तरीके से जिया जाए ये बताता है वेलनेस, ठीक है। वेलनेस के अंदर ही आता है कि कैसे डिजीज फ्री रहे, कैसे हम हेल्दी स्टेट पे रहे, ठीक है। हमारे बॉडी के जो फंक्शंस है वो कैसे ऑप्टिमाइज हो कि सबसे बेस्ट टू बेस्ट काम कर रहे हैं, हम अपने हेल्थ स्टेट को कैसे इंप्रूव करें, हम अपने माइंड, बॉडी, स्पिरिट सबको कैसे बैलेंस करके रखें, ठीक है। तो ये बात आती है वेलनेस की। ओके, चलिए अगर मैं इंपॉर्टेंस बताऊं वेलनेस का तो ये इंप्रूव करता है हमारा हेल्थ को, ठीक है। ये हमें एक अच्छा सिटीजन बनाने में हेल्प करेगा क्योंकि ये हमारे माइंड को शांत करता है, ठीक है। एक्टिव लाइफ विदाउट स्ट्रेस, कोई स्ट्रेस नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे अगेन अपने माइंड, बॉडी, स्पिरिट सबको शांत करते हैं, सबको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। हैप्पी एंड हेल्दी लिविंग, ओके। और लास्ट आता है हेल्प इन अचीविंग ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मीनिंग ऑफ लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल का मतलब क्या है? अ वे ऑफ लाइफ विच रिफ्लेक्ट्स द एटीट्यूड एंड वैल्यू ऑफ अ पर्सन, कि किस तरीके से एक पर्सन जीता है वो उसका लाइफस्टाइल कहलाता है, ठीक है। इसके अंदर मेनली चीजें आती है सेट्स ऑफ एप्टीट्यूड्स एंड हैबिट्स, ठीक है। मेरी हैबिट्स क्या है वो मेरा वैसा मेरा लाइफस्टाइल होगा, ठीक है। मेरा बिहेवियर कैसा है, मैं बहुत ज्यादा गुस्से में रहता हूँ, बहुत ज्यादा काम में रहता हूँ, वो मेरा लाइफस्टाइल को डिनोट करेगा, ठीक है। लेवल ऑफ एक्टिविटीज कैसी है, मेरे इंटरेस्ट क्या है, मेरे ओपिनियंस क्या है, मेरी वैल्यूज क्या है, मैं अपने सेल्फ इमेज पे कितना ध्यान देता हूँ, ये सारी की सारी चीजें हमारे लाइफस्टाइल को बताती है। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफस्टाइल क्या है? जितना अच्छा लाइफस्टाइल उतना हेल्थ इश्यूज जो होंगे वो कम होंगे और उतना ही ज्यादा हमारा एबिलिटी जो है वो इंप्रूव हो पाएगी, ठीक है। हम अपने स्ट्रेस को बहुत अच्छे तरीके से डील कर पाएंगे और एक एक्टिव लिविंग के साथ हम अपने टाइम को बहुत अच्छी तरीके से बिता पाएंगे, ठीक है। तो ये थी मीनिंग इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। चलिए आगे देखते हैं और बात करते हैं हम कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। अगर मैं बात करूं एक पर्सन फिजिकली फिट है तो उसको फिट बताने के लिए मुझे किन किन चीजों को चेक करना पड़ेगा कि उसके अंदर ये चीजें है कि नहीं है, ठीक है। तो वो चीजें कौन सी है? फिजिकल फिटनेस के अंदर आते हैं मेनली 5 कंपोनेंट। फर्स्ट है स्ट्रेंथ, सेकंड है स्पीड, थर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी, फोर्थ है एंड्योरेंस और लास्ट आता है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। ओके, हम बारी बारी से सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की। ओके, तो स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ इज द अमाउंट ऑफ द फोर्स ऑफ अ मसल, यानी एक मसल कितना फोर्स लगा पा रही है वो उस मसल का स्ट्रेंथ हुआ। ओके,
अब ये जो स्ट्रेंथ है हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं या बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज डायनामिक स्ट्रेंथ। ये वो स्ट्रेंथ है जहां पे हमारी मसल ने तो फोर्स लगाया और मसल में कोई ना कोई एक्शन हुआ, या तो वो पुलिंग एक्शन हुआ, हमने कोई चीज को खींचा, या वो पुशिंग एक्शन हुआ, यानी हमने किसी चीज को धक्का लगाया। ठीक है, कोई ना कोई मूवमेंट हो जब स्ट्रेंथ लगाने में, दैट इज डायनामिक स्ट्रेंथ। ओके, व्हाट इज स्टैटिक स्ट्रेंथ? स्टैटिक स्ट्रेंथ क्या होती है? जब कोई मूवमेंट ना हो, यानी हम स्ट्रेंथ लगा रहे हैं फिर भी वो चीज वहीं की वहीं है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं कुछ बहुत भारी चीज को रोक के रखा हुआ है, मैं पुश कर रहा हूं, उसको रोक के रखा हुआ है, तो ना तो मेरी बॉडी हिल पा रही है और ना ही वो भारी लोड मेरे पर गिर पा रहा है। ठीक है, तो वो रोक के रखने वाली एबिलिटी इज स्टैटिक स्ट्रेंथ। ठीक है, अगर डिटेल में कुछ भी चेक करना हो तो आई बटन को क्लिक कीजिए और वहां पे डिटेल्ड डिस्कशन में स्टैटिक स्ट्रेंथ और बाकी चीजों के बारे में आप देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। डायनेमिक स्ट्रेंथ जो होती है वो होती है दो टाइप की। फर्स्ट वन इज मैक्सिमम स्ट्रेंथ, सेकंड है हमारे पास एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ योर मसल कैन पुट, यानी हमारी मसल की जो मैक्सिमम एबिलिटी है, कितना वो फोर्स जनरेट कर सकती है, दैट इज मैक्सिमम स्ट्रेंथ। ओके, अगर मैं बात करूं एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की, तो एक बार में कितनी जल्दी से स्ट्रेंथ लगाई जा सकती है। ठीक है, या मैं बोलूं हाई स्पीड स्ट्रेंथ इज एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। ओके, तो ये था स्ट्रेंथ के बारे में। चलिए आगे देखते हैं, हम बात करते हैं एंड्योरेंस के बारे में। अगर एंड्योरेंस को समझा जाए तो एंड्योरेंस बोलता है कि एक एक्टिविटी को मैं कितनी देर तक कंटिन्यू कर सकता हूं, वो बताएगा मेरी मसल का एंड्योरेंस, वो बताएगा मेरी बॉडी का एंड्योरेंस कितना है। ठीक है, अब ये जो एंड्योरेंस है ये हो सकता है शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस और या फिर हो सकता है ये लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। अगर जो शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस के एग्जांपल है कि जहां पे मुझे बहुत देर तक नहीं लगानी पा रही एंड्योरेंस, जैसे कि मैं कोई भी एक गेम खेलता हूं जैसे रेसलिंग, हॉकी, फुटबॉल, यहाँ पे बहुत थोड़ी देर के लिए मुझे एंड्योरेंस दिखानी पड़ती है। जबकि लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस बताता है कि जहां पे मुझे बहुत लंबे समय तक एंड्योरेंस दिखानी पड़े, जैसे कि ट्रायलथॉन करना, ठीक है, मैराथॉन्स भागना, ओके, जो क्रॉस कंट्री साइकिलिंग करना, ये बड़े बड़े जहां पे बहुत ज्यादा ही एंड्योरेंस की जरूरत होती है, मैराथन में 50-50 किलोमीटर भाग रहे हैं। ठीक है, तो वो बताती है एक्चुअल लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। ओके, चलिए आगे देखते हैं, हम बात करते हैं नेक्स्ट स्पीड की। स्पीड का मतलब क्या है? ठीक है, तो स्पीड अगर बताई जाए कि एक एक्टिविटी को मैं कितनी जल्दी कर सकता हूं, तो वो डिफाइन करता है स्पीड को। ठीक है, एक एक्टिविटी को मैं कितनी जल्दी करूंगा, दैट इज इट्स स्पीड। ठीक है, अगर स्पीड को मेजर किया जाए या समझा जाए तो वो तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। फर्स्ट वन इज रिएक्शन टाइम, यानी जैसे मुझे कोई सिग्नल मिलता है, मेरी बॉडी उस सिग्नल पे कितनी जल्दी रिएक्ट करती है। ठीक है, जैसे कि देखा होगा जब स्टार्टिंग रेस में लोग खड़े रहते हैं, जैसे ही उन्हें सिग्नल सुनाई देता है शूट का, तो लोग कितनी तेजी से भागते हैं। तो उन्होंने कितना टाइम लगाया उनकी बॉडी ने उस सिग्नल को सुन के रिएक्ट करने में और भागने में, दैट इज रिएक्शन टाइम। ओके, सेकेंड वन इज एक्सेलरेशन, यानी वो कितनी जल्दी से स्पीड पकड़ते हैं, उतने कितनी जल्दी से तेजी में आए। ठीक है, दैट इज एक्सेलरेशन। और लास्ट आता है क्विकनेस। क्विकनेस होती है तेजी, कि मैं कितनी जल्दी जल्दी चीजें कर लेता हूं। ठीक है, दैट इज क्विकनेस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। अगर फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब समझा जाए तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स, यानी हमारे जॉइंट्स जो है वो कितना मूव हो सकते हैं, वो बताता है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी का मसल से कोई लेना देना नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी बताता है कि हमारे जॉइंट कितना मूव कर सकते हैं, वही फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो होती है दो टाइप की, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। जो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी है वो बताती है कि हमारे जॉइंट कितना एक्सटेंट तक खुल सकते हैं, उनका रेंज ऑफ मोशन कितना बढ़ सकता है विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, यानी कोई और पर्सन वहां पे जोर ना लगाए तो कितनी देर तक तुम या कितना अपने जॉइंट्स को ओपन कर सकते हो, दैट इज एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। जबकि अगर मैं बात करूं पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, जब दूसरा पर्सन जो होता है वो सपोर्ट देगा किसी को उसकी फ्लेक्सिबिलिटी खुलवाने में, या मैं बोलूं उसके जॉइंट्स को खोलने में, या उसके जॉइंट्स का रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने में। ठीक है, अगर दो पर्सन हेल्प करते हैं एक दूसरे की, तो दैट इज
पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, अच्छा, जो ये एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी है, जहां पे दूसरे की हेल्प नहीं चाहिए, वो अपने आप ही चेक करेगा कि कितना है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये होती है दो टाइप की, एक होती है डायनामिक, एक होती है स्टैटिक। ठीक है, अगर मैं बात करूं स्टैटिक की, तो स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी वो फ्लेक्सिबिलिटी है जो एक फिक्स्ड पोजीशन पे मेजर करी जा सके, जबकि डायनामिक जो है वो मूवमेंट के साथ देखी जाती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं, हम कहानी समझते हैं कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज को। जो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज है वो बताता है कि हमारा माइंड का कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन है हमारी बॉडी के साथ। ठीक है, हमारी बॉडी के साथ वो कितनी जल्दी और कितना अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स कर सकती है, तो वो होती है हमारी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। अगर हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा माइंड के साथ, या हमारी बॉडी, अगर हमारे माइंड का कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा हमारी बॉडी के साथ, तो हमारी बॉडी जल्दी से फटीग नहीं होगी। ठीक है, एग्जाम्पल लो, अगर एक पर्सन जिसको डांस करना आता है तो वो बहुत देर तक बहुत इजीली डांस कर पाएगा बिना थके हुए, जबकि जिसको नहीं आता वो थोड़े मोड़े एक्शंस करके, थोड़े मोड़े स्टेप्स करके ही बहुत जल्दी थक जाएगा। ठीक है, तो ये होती है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, यानी हमारे माइंड का हमारी बॉडी के साथ कैसा कनेक्शन है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम कहानी को और समझते हैं कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस की। ठीक है, यानी हमारे हेल्थ रिलेटेड फिटनेस से कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट है जिनके बारे में हम देखेंगे। तो फर्स्ट आता है इसके अंदर कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, यानी हमारे हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के जो कंपोनेंट है जो कि उसको मेजर करने में हेल्प करेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं, हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, यानी उन चीजों की जो कि हमें हेल्प करेगा हमारा हेल्थ रिलेटेड फिटनेस को बताने में। ठीक है, तो सबसे पहला आता है इसके अंदर कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस नाम से पता चलता है और हम इसको बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो अब हमें याद हो जाना चाहिए कि हमारा हार्ट जो है वो किस तरीके से डील करता है हमारे लंग्स के साथ, और साथ ही साथ ये ब्लड किस तरीके से पहुंचाता है हमारे पूरी बॉडी में। ठीक है, तो ये पूरा जो सिस्टम है इसको ही बोला जाता है कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ द हार्ट एंड लंग्स एंड ब्लड वेसल टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू द वर्किंग मसल, यानी जो मसल हमारी काम कर रही है वहां तक कैसे जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाए जाए ताकि वो देर तक काम कर पाए जो वो काम कर रही है। ठीक है, जो भी एक्सरसाइज परफॉर्म हो रही है वो देर तक हो पाए, तो यही काम है कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस का। ओके, चलिए आगे देखते हैं, हमारी नेक्स्ट जो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस है वो है मस्कुलर एंड्योरेंस। मस्कुलर एंड्योरेंस क्या बताता है? द एबिलिटी ऑफ द मसल टू परफॉर्म एक्टिविटी विदाउट फटीग। ठीक है, बिना थके एक मसल कितनी देर तक काम कर सकती है, वो है हमारा मस्कुलर एंड्योरेंस। ओके, कार्डियोवास्कुलर अलग था, वहां पे हम देख रहे थे कि ऑक्सीजन सप्लाई हो तो और ब्लड सप्लाई हो और न्यूट्रिएंट सप्लाई हो, लेकिन मस्कुलर एंड्योरेंस के अंदर हम देख रहे हैं कि हमारी मसल्स कितनी देर तक काम करेगी। ओके, अच्छा, जो नेक्स्ट आता है वो आता है मस्कुलर स्ट्रेंथ। हमने अभी बात करी थी स्ट्रेंथ की, तो ऐसे ही मस्कुलर स्ट्रेंथ जो होता है वो होता है द टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स दैट अ मसल और अ ग्रुप ऑफ मसल कैन एक्सर्ट अगेंस्ट रेसिस्टेंस, यानी कोई भी अगर रेसिस्टेंस हो जैसे कि डंबल हुआ, उसके अगेंस्ट में मैं कितना फोर्स लगा सकता हूं, वो होती है मेरी मस्कुलर स्ट्रेंथ। ओके, अच्छा आगे देखते हैं और बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की। तो फ्लेक्सिबिलिटी का अभी मतलब हमने देखा भी, तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? द रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स। अगेन मैं ये बात बोल रहा हूं, इसका हमारी मसल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हमारे जॉइंट कितना मूव हो सकते हैं, उनका रेंज ऑफ मोशन क्या है, उनका रेंज ऑफ मूवमेंट क्या है, उनका आरओएम कितना है। ठीक है, तो वो बताता है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को। अच्छा, नेक्स्ट आती है कहानी बॉडी कॉम्पोजिशन। बॉडी कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है? हमारा लीन बॉडी मास, हमारा और बाकी कंपैरिजन टू बॉडी फैट के कितना है, यानी लीन बॉडी मास मतलब हमारे बॉडी में से फैट को हटा दो। ठीक है, अब जो हमारा मास बचा दैट इज आवर लीन बॉडी मास। ठीक है, हमारे लीन बॉडी मास और हमारा फैट कितना है रेशियो में है, तो वो बताता है हमारा बॉडी कॉम्पोजिशन। हो सकता है ये ज्यादा हो, ठीक है, हम ओबेसिटी वाली फेस पे आ जाए, ठीक है, हो सकता है ये कम हो, तो ये पूरा डिफाइन करेगा बॉडी कॉम्पोजिशन। ओके, चलिए
आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कंपोनेंट ऑफ वेलनेस के बारे में कि वेलनेस के क्या कंपोनेंट है। अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, एक वेलबींग की तरह रह रहे हैं, तो उसके क्या कंपोनेंट है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होनी ही चाहिए। तो हम मोटी मोटी बात करेंगे यहाँ पे, हम बात करेंगे यहाँ पे 7 चीज़ों की। सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सोशल वेलनेस, यानी हम सोसाइटी के अंदर कितने अच्छी तरीके से अपनी कम्युनिकेशन करते हैं, कितना अच्छे तरीके से हम डील करते हैं लोगों के साथ, ताकि हमारा स्ट्रेस जो हो वो रिड्यूस्ड रहे। क्योंकि हम एक ह्यूमन भी जो है सोशल एनिमल है, वो अकेला सरवाइव नहीं कर सकता, उसको चाहिए दूसरे लोग जिसके साथ वो अपने दुख दर्द बांट सके, और एक सोसाइटी जहां पे वो अपने आप को घुल मिल के रह सके। ठीक है, तो सोशल वेलनेस होना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, नेक्स्ट बात आती है फिजिकल वेलनेस की। अगर फिजिकल वेलनेस के बारे में बात करूं तो हमारी बॉडी फिजिक कितनी वेल है। ठीक है, हमारा बॉडी जो है वो कितना वेल है। क्या हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करके अपनी मसल को ख़राब करते हैं, ठीक है, या हम एक अच्छे अमाउंट का एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट रखते हैं। ठीक है, क्या हम ओवर श्रेडेड तो नहीं है जहाँ पे हमारे पास बिल्कुल ही फैट नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आती है हमारी फिजिकल वेलनेस में, यानी हमारी बॉडी कितना वेल मेंटेन्ड है। ओके, उसके बाद आता है हमारा इमोशनल वेलनेस, जो कि हमें बताता है हमारे इमोशनल स्टेट को, हम कितना स्ट्रेस में रहते हैं, हम कितना खुश रहते हैं, वो होता है हमारा इमोशनल स्टेट। अगर हम इमोशनली वेल है तो हम खुश रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके बाद स्पिरिचुअल वेलनेस। स्पिरिचुअल वेलनेस बताता है कि हम किस तरीके से अपने रिचुअल्स को, इनर पीस को पाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो दैट इज आवर स्पिरिचुअल वेलनेस। अगला आता है इसके अंदर इंटेलेक्चुअल वेलनेस, यानी हम कितना इंटेलेक्ट है, यानी हम कितनी अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ कन्वर्सेट करते हैं, अपनी बातों को रख पाते हैं, वो कितनी अच्छी तरीके से समझ पाता है, दैट इज इंटेलेक्चुअल वेलनेस। ओके, लास्ट उसके अगला आता है फाइनेंशियल वेलनेस। फाइनेंशियल वेलनेस जो है वो बताता है कि हम किस तरीके से अपने पैसों के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, हम अपने पैसों को कैसे मेंटेन करके रखते हैं कि वो आराम से हमें बरकरार रहे, जब भी हमें जरूरत है हमें मिल पाए। ठीक है, और लास्ट एट द एंड आता है इन्वायरमेंट वेलनेस। ठीक है, इसके अंदर हम बात करेंगे हमारी मदर अर्थ की, कि हम अर्थ को बचाने के लिए भी क्या करेंगे, जिससे हमारा आसपास का वातावरण जो है वो साफ रहे, वो अच्छा रहे, पॉल्यूशन फ्री रहे, दिल्ली जैसा हाल ना हो जाए। ठीक है, तो ये आता है वेलनेस ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, तो यहां पे हो जाता है ये चैप्टर पूरा। आज हमने इस वीडियो के अंदर कवर कर लिए हैं फर्स्ट 3 चैप्टर्स। अगर आपको एक भी पॉइंट पे ऐसा लगे कि नहीं यहाँ पे मुझे और थोड़ा सा जानना चाहिए इस टॉपिक के बारे में, तो आप प्रीवियस वीडियोस को जाके चेक कर सकते हैं। आपको लिंक मिल जाएगा आई बटन पे, और साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट में जाके भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। सो आई होप कि सबको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगला जो वीडियो होगा वो होगा हमारा पार्ट 2, जिसके अंदर हम कवर करेंगे चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर दिस चैनल, एंड थैंक यू सो मच।